चलिए हम और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। बट आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बना के दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जब तक हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे से। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना है। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। कहाँ कहाँ अभियान भेजा जाता था? राजस्थान के खेतड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत सोने के लिए, वहाँ अभियान भेजा जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिलने वाले साक्ष्यों को पुरातत्वविद ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि किसको खेतड़ी क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। तो ये किसको नाम दिया गया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। खेतड़ी क्षेत्र में मिलने वाले साक्ष्यों को पुरातत्वविद गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरातत्वविद दोनों में निकल के अंश मिलते हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा प्राप्त हुआ था वह ओमान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर स्थित ओमान से ही लाया जाता था। ये कैसे पता चला कि ये ओमान का ही है? क्योंकि जो ओमान का तांबा था उसमें निकिल के अंश प्राप्त हुए और हड़प्पाई सभ्यता में जो प्राप्त हुए तांबा उसमें भी निकिल के अंश प्राप्त हुए। इससे यह ज्ञात होता है कि यह ओमान से हड़प्पा के लोग ओमान से ही तांबा प्राप्त करते थे, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरी सहस्त्र शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है। तो मगान किसके लिए प्रयुक्त नाम है? मगान जो है मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है। तो मगान किसके लिए प्रयुक्त नाम है? ओमान के लिए। नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकिल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, मगान तथा मेहुला संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हैं।
तो ये मेसोपोटामिया के ये किसके लेख हैं? मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेहुला, संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्र में संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेहुला क्षेत्र से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते कार्नियल, लाजवर्थ, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेहुला के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रासाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। अब ये आ सकता है कि हाजा पक्षी क्या था, तो हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेहुला के नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज़ों और नाव के चित्रांकन पाते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किसको नाविकों का देश कहते थे? मेसोपोटामिया के लोग मेहुला को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज़ों और नाव के चित्रांकन पाते हैं। और हम मुहरों पर क्या पाते हैं? जहाज़ों और नाव के मोहरें, लिपि तथा बाट। मोहरें और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। उसका मुख्य रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों के छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। यानी इट मीन्स हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है, वह किसको दर्शाता है? मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। यानी हड़प्पाई जो मुहर है उसमें एक पंक्ति में लिखा है जो क्या दर्शाता है? मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आम तौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। तो हड़प्पाई सभ्यता में सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालाई, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर एक संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। यानी कि यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसका पता कैसे चला? क्योंकि ये दाईं ओर जो है या चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर या संकुचित अंतराल है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिलती है।
मुहरे किन किन चीज़ों पर लिखावट मिलती? मुहरे, तांबे के औजार, मृतबानों के आवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? यानी इन सारी चीज़ों पर लिपियाँ मिलती हैं, इससे यह पता चलता है कि साक्षरता व्यापक थी। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो जो इनके बाट थे वह किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आम तौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारीय 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातुओं से बने तराजू के पड़ले भी मिलते थे। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसा कि मृत भांडों, मुहरों, बाटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर ही नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? प्रसाद तथा शासक सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। तो पत्थर की मूर्ति को वहाँ किसकी संज्ञा दी गई थी? पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। यानी कि वो मेसोपोटामिया के इतिहास में पुरोहित राजाओं से परिचित थे और इसीलिए उनको जो है मेसोपोटामिया की कुछ समानताएं सिंधु घाटी में भी मिलती थी। इस कारण उन्होंने उस पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा कहा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राजा था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकारों में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है।
अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मुहरों, विशिष्ट मनकों को समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी तक व्यापार तथा शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं और बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा तथा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मुहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृत भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। जब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है, लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किए, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों यानी साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। जहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार से सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसा पुरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों
के यात्राक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम ने अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी से कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थीं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। पुरास्थल टीले स्तर पुरातत्वविद पुरास्थल वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, जो भूमिखंड के अनवरत प्रयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं, अल्पकालीन तथा स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों के मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परितज्ञ स्तरों जैसे बंजर स्तर कहा जाता है की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष संस्कृति कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा संस्कृति क्रम पता किया जा सकता है। यह देखिए, एक छोटे टीले का स्तर विन्यास दिखाया गया है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले पर समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। परिणामस्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IREM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक की परिशुद्धता का समावेश भी किया। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IREM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। किसने समस्या का IREM व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय, यानी क्षैतिज आकार पर खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्षैतिज इकाइयों के आधार
पर खुदाई के बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण करना, यानी किस किस अस्तर विन्यास का अनुसरण करते हुए खुदाई करनी चाहिए, अधिक आवश्यक है। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व के पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। इस कारण ये भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ के कुछ व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर संस्कृति उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उप महाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिनके मिट्टी, पत्थर, धातुओं की वस्तुएं और वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। वे अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृतभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी, यानी उन्हें रिसाइकिल किया जाता था। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली हैं, या तो वे अतीत में खो गई थीं या फिर संचय के पश्चात भी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थीं। अन्य शब्दों में, कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं, यानी कि उस समय की लिपि पहचानी नहीं जा सकी थी। इस कारण जो है भौतिक साक्ष्य से हम उस समय की जानकारी प्राप्त करते, इसलिए इसकी अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब हम खोजों का वर्गीकरण करते हैं। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है
या फिर दोनों, या अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता के समक्ष अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती हैं। मनके चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिससे वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ और शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा काली बंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य, जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति, जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को आद्य शिव तथा हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए, आइए हम आद्य शिव मुहरों को देखते हैं।
सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व अध्याय 4 भी देखिए। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। ये तो आप सभी को पहले से ही विदित होगा। समन में वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट। समन में महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। मोहरे या लिंग सबसे आरंभिक उत्खननों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं। लाजवर्त मणि, जस्पर, चालसेडेनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन से उद्धृत। आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, ये देखिए कालखंड दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान निम्न पुरा पाषाण काल 80,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल 35,000 वर्ष उच्च पाषाण काल तथा 12,000 वर्ष मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष यानी नव पाषाण काल यानी आरंभिक कृषि एवं पशुपालन 6,000 वर्ष ताम्र पाषाण यानी तांबे का पहली बार प्रयोग 26,000 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता 1,000 ईस्वी पूर्व आलंबिक लौह काल या महापाषाण समाधान 6,000 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल रेखा 2 हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। ये हड़प्पाई के विकास के प्रमुख चरण हैं, इसको आप देख लीजिए। 1975 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट। 20वीं शताब्दी 1921 में माधव रूप उत्सव द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का प्रारंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ। 1975 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर अन्वेषण का आरंभ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में 17 अन्वेषणों का आरंभ। 1946 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ। 1990 में RS विशिष्ट द्वारा धौलावीरा के उत्खननों का आरंभ। यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इससे रिलेटेड MCQs बनाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ। Thank you for watching the video. I hope you liked it. In next video, we start with Geography of 12th class.